हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं ईवीटेट की, हिंदी और ईवीएस की, तो ईवीएस की हमारी क्लास हो चुकी है और ये हिंदी की क्लास है। अगर आपने ईवीएस की क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उसे फिर ज़रूर देख लें क्योंकि ईवीएस का जो आज का हमारा टॉपिक था वो था इकोलॉजी, ठीक है? और ये जो हिंदी की क्लास है ये एक क्लास कल हुई थी संज्ञा कल एक भाग हो चुका है मतलब पार्ट 1 कल हुआ था जिसमें हमने संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा के प्रकार और उसके अंतर्गत मतलब संज्ञा के भेद के अंतर्गत जो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के मैंने आपको बताया था जिसमें हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक इतना कंप्लीट कर लिया था। आज हम भाववाचक का निर्माण कितने प्रकार से होता है इसको हम जानेंगे। तो जो भाववाचक संज्ञा है इसका निर्माण 5 प्रकार से होता है। किन-किन कौन-कौन से? तो जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, अव्यय से होता है, विशेषण से होता है और क्रिया से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन-किन शब्दों से होता है मतलब किसके द्वारा होता है या कितने प्रकार से होता है तो 5 प्रकार से। कौन-कौन से हैं? तो जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से, अव्यय से, विशेषण से और क्रिया से। अब हम पहले देखेंगे पहला जब जातिवाचक से हम भाववाचक कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको भाववाचक संज्ञा में ये बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें प्रत्यय लगे होते हैं। जितने भी भाववाचक संज्ञाएँ होंगी आप उसमें देखेंगे पीछे प्रत्यय लगा होगा। अब प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और पीछे लगकर उसके अर्थ में क्या करें परिवर्तन कर दें तो वही हमारी क्या है प्रत्यय हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है कि प्रत्यय लगेंगे। जैसे जातिवाचक से जब हम भाववाचक बनाएँगे तो कैसे बनता है? जैसे मित्र क्या है? मित्र हमारी जातिवाचक है। अब आप सोचेंगे कि भई अब जातवाचक कौन सी संज्ञा जातवाचक है ये हम कैसे पता करें? तो ये सारी चीज़ें मैंने अगली वीडियो मतलब इससे पहले जो वीडियो हो चुकी है उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है? कम से कम 4 से 5 बार यही चीज़ें आपको समझाई है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कि कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जातिवाचक कैसे हम पहचानें तो आप प्लीज़ आप चैनल पर जाकर जो कल वाली वीडियो है 4th नंबर की हिंदी की उसे आप ज़रूर देख लें, ठीक है? उसमें भाग 1 डाला हुआ है संज्ञा का। तो उसे देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो जातिवाचक है उसमें पहला दिया गया है मित्र। तो मित्र जो हमारी जातवाचक संज्ञा है इससे जब हम भाववाचक बनाएँगे तो इसमें ता प्रत्यय जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? ता प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो मित्र से क्या बन जाएगा? मित्रता। मित्र से क्या होगा? मित्रता हो जाएगा। शत्रु से शत्रु में ता प्रत्यय जुड़ेगा, शत्रुता हो जाएगी। लड़का, लड़का में पन प्रत्यय जुड़ेगा हो जाएगा लड़कपन। लड़का क्या है? जातिवाचक है और लड़का में जब पन हमने जोड़ दिया तो हो गया लड़कपन जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा, बूढ़ा हमारी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है और जब इसमें मैंने क्या किया उसमें पा जोड़ दिया पा प्रत्यय तो हो गया बुढ़ापा जो कि भाववाचक है, ठीक है? स्त्री ये पूछा बूढ़ा और बुढ़ापा सॉरी बूढ़ा मतलब बुढ़ापा और जो स्त्री वाला है ये पूछा गया है कि स्त्री का भाववाचक क्या होगा या बूढ़ा का भाववाचक क्या होगा? तो बूढ़ा का भाववाचक होता है बुढ़ापा और स्त्री जो जातिवाचक है इसका हो जाएगा भाववाचक स्त्रीत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व हो जाएगा। स्त्री का भाववाचक क्या होगा? स्त्रीत्व हो जाएगा, ठीक है? ये तो जातिवाचक से भाववाचक बना है। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनता है। मतलब कि सर्वनाम सबसे भाववाचक कैसे बनाएंगे? जैसे मम है। मम क्या है? सर्वनाम है। अगर सर्वनाम की संख्या देखी जाए हिंदी में तो 11 है। 11 सर्वनाम है। अगर भेद देखा जाए तो 6 इसके भेद हैं। ये सारी चीज़ें हम जब टॉपिक आएगा तब कवर करेंगे, ठीक है? अगली टॉपिक संज्ञा के बाद हमारी अगली टॉपिक है सर्वनाम रहेगी उसमें हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो मम, मम क्या है? सर्वनाम है और इसका जो भाववाचक मम से बनेगा वो ममत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममत्व। तो मम का जो भाववाचक होगा वो क्या हो जाएगा? ममत्व हो जाएगा। अहम, अहम का जो भाववाचक बनेगा वो अहंकार हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। अहम क्या है हमारा? सर्वनाम है। तो अहम का जो भाववाचक बनेगा वो हो जाएगा अहंकार। अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है और अपना से जो भाववाचक बनेगा वो अपनापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा। निज, निज से बनेगा निजत्व और सर्व से बनेगा सर्वत्व। तो ये हमने देखा सर्वनाम से भाववाचक। दो हमने देखा जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, ठीक है? तीसरा हमारा है विशेषण से भाववाचक। तो विशेषण सबको पता है
या मैं बता दूँ, आप बताते चलूँ साथ में कि विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होंगे। अब संज्ञा क्या है, तो संज्ञा मैंने आपको कल ही बता दिया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि है राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बाजार जाता है, राम स्कूल जाता है, राम ने सामान खरीदा, राम सामान लेकर। तो जो राम राम शब्द हम हर जगह यूज कर रहे हैं, तो इसका हर जगह प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए सर्वनाम आ गया। जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, वह बाजार गया, तो जो राम की जगह वह आ गया, यही हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अब ज़्यादा यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे सर्वनाम के बारे में, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है वो संज्ञा है। अगला जो टॉपिक आएगा सर्वनाम का, उसमें हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम होगा। विशेषण क्या है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे क्या कहेंगे, हम विशेषण कहेंगे। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो जो राम क्या है, अच्छा लड़का है भाई। तो यहाँ पर राम कैसा, अच्छा है, तो जो अच्छा शब्द है ये क्या कर रहा है कि विशेषता बता रहा है राम का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अच्छा है ये विशेषता बता रहा है, तो भाई ये जो अच्छा शब्द है यही हमारा विशेषण है। ठीक है, अब विशेषण से जो भाववाचक बना, जैसे अच्छा है, तो अच्छा से बन गया अच्छाई। अच्छाई हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है, भाववाचक संज्ञा। मीठा, मीठा जैसे मैंने कहा कि जो मिठाई है बहुत मीठा है, मिठाई कैसी है, मीठा है। लेकिन मैंने कहा कि हम हमारे दोनों, हम जो आप और हम हैं, हम दोनों के रिश्ते में बहुत मिठास है। मतलब कि यहाँ भाव जग रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि हाँ 2 किलो मिठास है या 3 किलो, नहीं, हम उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो क्या है कि हम दोनों के बीच में बहुत मिठास है, मतलब हम दोनों का जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये मिठास क्या है, ये भाववाचक है। बुरा, बुरा से हो गया बुराई। बुरा क्या है, हमारा सर्वनाम है, और इसके सॉरी विशेषण है, और जो इससे भाववाचक बन रहा है वो क्या है, बुराई। क्या है, बुराई है। ठीक है, अव्यय, तो अव्यय से जो भाववाचक बन रहा है, जैसे दूर, दूर से हमारा भाववाचक क्या बनेगा, दूरी हो जाएगा। पीछे से पीछा, और मना से मनाही। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे अव्यय से भाववाचक बन रहे हैं। क्रिया से भाववाचक, जैसे खा, खा हमारे क्या है, क्रिया। खाना, जैसे मैंने खाया या खा, मैंने कहा खाना खा, तो जो काम हो रहा है जिससे किसी के करने या होने का पता चले, वही हमारी क्रिया है। तो जैसे राम फल खाता है, तो राम काम क्या कर रहा है, जैसे राम फल खा रहा है या खाता है, तो इस जो ये वाक्य मैंने आपको दिया है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो क्रिया इसमें क्या है, खाता, इसमें क्रिया हो जाएगी। जैसे राम स्कूल जाता है, तो कौन सा काम हो रहा है, तो जाने का काम किया जा रहा है, इसमें जाना क्या है, हमारी क्रिया है। ठीक है, जैसे खा, तो खाना हमारा क्या है, भाववाचक बन जाएगा। मिल, मिल से बन गया मिलन। तो कहते हैं ना कि वो जो मान लीजिए आयुष नाम का एक व्यक्ति है, बहुत मिलनसार है, मतलब कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो मिलनसार है, सब जगह घुल मिल जाता है। ठीक है, तो मिल से क्या बन गया, मिलन। मिल हमारा क्या है, ये क्रिया है, और इससे जो शब्द बनेगा मिलना, मिल मूल है, मतलब धातु है, और इससे जो क्रिया बनेगी मिलना, और मिलन हमारा भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे चल है, तो चल से बन गया चलना। चल हमारा क्या है, ये धातु है, मूल शब्द है। इससे ना क्रिया बन गया, मतलब चलना क्या होगी, क्रिया, और चलाई क्या हो गई, हमारी भाववाचक हो गई। तो जो भाववाचक संज्ञा हमारे का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कैसे होता है, किन किन शब्दों से होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो मैंने कल आपको बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। मैंने क्या बताया आपको कि व्युत्पत्ति की या रचना के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं वो 3 हैं। अर्थ के आधार पर मैंने 5 बताया था, पाँचों कल ही डिस्कस कर लिया था। भाववाचक भी हो गया था, भाववाचक का निर्माण हमने नहीं देखा था, तो उसको आपने देख लिया। अब हम व्युत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। तो सबसे पहले योग रूढ़ की बात करें, तो वह शब्द जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब वह शब्द जिन्हें टुकड़े ना कर सकें, या टुकड़े करें तो उसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे घर है, तो घ और रा 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब जब आप उसको अलग कर देंगे, घा को अलग कर दिया, रा को अलग कर दिया, तो कोई अर्थ नहीं मिल रहा, मतलब कोई उसका महत्व नहीं रहेगा, वो क्या हुआ, बिखर गया।
तो ये क्या है, हमारे घर क्या है, ये रूढ़ शब्द है, मतलब जिसे अलग ना किया जा सके और अलग करने पर क्या हो, कोई उसका अर्थ ना निकले, ठीक है। तो वो हमारे रूढ़ शब्द हैं, अपनी भाषा में समझिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डिफिनेशन नहीं लिखने को आएगा, शब्द दिए रहेंगे, आपको पहचानना रहेगा कि हाँ ये कौन सा रूढ़ है, कौन सा योग रूढ़ है, कौन सा यौगिक है, ठीक है। तो जब आप अपनी भाषा में समझे रहेंगे तो वहाँ पर सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। तो मैं अपनी ही भाषा में लिख कर लाई हूँ, ठीक है। इसमें किताबी भाषा नहीं दी गई है, आप खुद ही देख सकते हैं, किसी भी किताब में इतनी छोटी छोटी डिफिनेशन नहीं होगी, ठीक। फिर है जल। जब जल ज और ला, ज और ला दो शब्दों से मिलकर बना, जब आप इसको अलग कर देंगे, जा अलग कर दिए, ला अलग कर दिए, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये भी आपका क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। घर हो गया, जल हो गया, और क्या ले सकते हैं, कम हो गया, का म कोई अर्थ नहीं निकला, अलग कर दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ की। तो वह शब्द जिनके टुकड़े करने पर किसी तीसरे की ओर संकेत हो, क्या हो, किसी तीसरे की ओर संकेत हो या कोई तीसरा अर्थ दे, ठीक है। जैसे कि जलज हो गया, तो जा, जल प्लस जा मिस होता है जन्म नहीं लेने वाला, और जल मिस पानी या जल ही। तो जल में जो जन्म लेता है वो हो गया जलज। अब जल में कौन जन्म लेता है, जैसे शंख मोती, ये सब क्या है, जल में ही तो जन्म लेते हैं। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गए। जैसे पंकज है, तो पंक मिस होता है कीचड़, और जा मिस होता है जन्म लेने वाला, मतलब कीचड़ में जो जन्मे वो होता है पंकज, मतलब कमल, ठीक है। तो योग ऋण में क्या होता है कि जब आप योग रूढ़ शब्दों को अलग करें तो वो क्या हो, किसी तीसरे की ओर संकेत करे, तो वो हमारा योग रूढ़ है, ठीक। आई बात समझ में। जलज से मैंने आपको समझाया, जा और जल और जा को जब आप अलग करेंगे तो जल मीन्स तो पानी हो गया, तो जल मीन्स पानी, और जा मीन्स जन्म लेने वाला, मतलब जल में जन्म लेने वाला, अर्थात जल में कौन जन्म लेता है, पानी, मोती, शंख, यही सब तो जल में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये मछली भी लेती है जल में, जन्म लेती है, ठीक है। पंकज, जैसे जो कमल होता है कीचड़ में ही खिलता है, तो इसको हम इसलिए जो कमल का पर्यायवाची वो पंकज भी है, ठीक है। और क्या है, ये सारे पर्यायवाची में हम लोग देखेंगे, अभी यही बात करते हैं, ठीक है। तो पंक मिस होता है कीचड़, और जा मिस मैंने आपको बताया है कि जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। फिर आता है हमारा यौगिक शब्द। तो वह शब्द जिनके टुकड़े करने पर अपने जैसे या सामान्य अर्थ दे, जैसे विद्यालय है, तो जब इसके आप टुकड़े करेंगे या इसको अभिक्रिया करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे, जैसे क्या है कि विद्यालय है तो विद्या धन आलय, मतलब आलय मीन्स घर, विद्या मीन्स विद्या, जहाँ विद्या का घर हो अर्थात विद्यालय। तो ये सामान्य अर्थ है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। जैसे हिमालय है, तो हिम प्लस आलय, मतलब जहाँ पर बर्फ हो वो, या बर्फ का घर बोल सकते हैं, तो वो हो गया हमारा हिमालय, क्योंकि बर्फ पर, सॉरी, हिमालय पर बहुत सारी बर्फ जमी होती है, हमेशा जमी रहती है, तो हो गया हिमालय। हिम मीन्स हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, मतलब बर्फ का घर, ठीक है। जैसे हो गया रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ठीक है। घर किसके लिए, रसोई, मतलब कि जहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता है वो हो गया रसोई घर। बैलगाड़ी, तो बैल के लिए गाड़ी, ये हो गया हमारा बैलगाड़ी, ठीक है। तो ये हमारे रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द हो गए। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, और संज्ञा की पूरी वीडियो शुरू से देखने के लिए चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। और कल की जो हमारी क्लास रहेगी हिंदी की, उसमें टॉपिक रहेगा सर्वनाम, और आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।